नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो 2 चैप्टर्स हैं पार्ट नंबर 3 में अदर की एरियाज ऑफ फोकस में 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 20 एंड 21। चैप्टर नंबर 20 है प्रोफेशनल एजुकेशन, चैप्टर नंबर 21 है अडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। दोनों चैप्टर्स को समझना है, दिस वीडियो इज फॉर यू। माय नेम इज सृष्टि एंड आई एम अ सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर फ्रॉम एनएसडीसी एंड MEPSC विच इज द स्किल सेक्टर काउंसिल ऑफ इंडिया। लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। चलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को समझने की कोशिश करते हैं। नाउ चैप्टर नंबर 20 से प्रोफेशनल एजुकेशन। अभी बात चल रही है प्रोफेशनल एजुकेशन की कि जब हमारे देश में प्रोफेशनल एजुकेशन इम्पार्ट किया जाएगा तो उसमें हम कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखेंगे। 20.1 पैराग्राफ पे आप अपना फोकस लेकर आइए। तो फर्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है? प्रिपरेशन ऑफ प्रोफेशनल्स मस्ट इन्वॉल्व एन एजुकेशन इन द एथिक एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक पर्पस, एन एजुकेशन इन द डिसिप्लिन एंड एजुकेशन फॉर प्रैक्टिस। मतलब जब हम प्रोफेशनल्स को प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम उनको एक पब्लिक पर्पस भी समझा रहे हैं। उनको एजुकेशन सिर्फ अपने डिसिप्लिन में ही नहीं, उनको एजुकेशन प्रैक्टिस के लिए भी दे रहे हैं ताकि वो अप्लाई कर सके और एक्चुअली में अपने सेक्टर में काम कर सके। सेकेंड चीज इस पैराग्राफ में ये लिखी गई है कि जो प्रोफेशनल एजुकेशन है इट शुड नॉट टेक प्लेस इन द आइसोलेशन ऑफ वन स्पेशलिटी। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो प्रोफेशनल एजुकेशन आप इम्पार्ट कर रहे हैं अपने कॉलेजेस में, अपने स्कूल्स में, वो जो है इट शुड नॉट टेक प्लेस इन द आइसोलेशन ऑफ वन स्पेशलिटी। मतलब ये नहीं कि आप एक स्पेशलिटी के कोर्स कर रहे हैं या प्रोफेशनल एजुकेशन पा रहे हैं तो आप उसके अलावा किसी भी अलग तरीके की नॉलेज को नहीं रिसीव करेंगे। तो आइसोलेशन में कोई भी स्पेशलिटी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करने वाली है। इसमें इंडिकेशन ये मिलता है कि मल्टी डिसिप्लिनरी हमारा पर्सपेक्टिव रहने वाला है टुवर्ड्स एजुकेशन। 20.2 पॉइंट देखिए, इसमें क्या फोकस दिया गया है? इसमें फोकस दिया गया है कि जितने भी ये एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ मतलब जहाँ पे एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कोर्सेज कराए जाते हैं, लीगल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे लॉ रिलेटेड कोर्सेज किए जाते हैं, हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ हेल्थ साइंस कोर्सेज कराए जाते हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ है BTech, M.Tech, M.Pharma, B.Pharma, इन सबको बनना है मल्टी डिसिप्लिनरी। इन सबको बनना क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी, जहाँ पर होलिस्टिक यानी कि 360 डिग्री मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन दी जाएगी। और यहाँ पर एक और पॉइंट है 20.2 में, ऑल इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग ईदर प्रोफेशनल, सारे इंस्टीट्यूशंस भारत में जो या तो प्रोफेशनल एजुकेशन दे रहे हैं या जनरल एजुकेशन दे रहे हैं, वो एम करेंगे टू ऑर्गेनिकली इवॉल्व इनटू इंस्टीट्यूशंस और क्लस्टर्स ऑफरिंग बोथ सीमलेसली एंड इन एन इंटीग्रेटेड मैनर बाय 2030। तो अभी चल रहा है 2024, लेकिन 2030 तक ये टारगेट लिया जा रहा है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो प्रोफेशनल एजुकेशन ऑफर कर रहे हैं या जनरल एजुकेशन ऑफर कर रहे हैं, उनको धीरे धीरे इवॉल्व होना पड़ेगा इनटू इंस्टीट्यूशंस और क्लस्टर्स जहां पर ये दोनों एजुकेशन दी जाएंगी, प्रोफेशनल भी और जनरल एजुकेशन भी। 20.3 पॉइंट को आप यहाँ पर देखिए। अब एग्रीकल्चरल एजुकेशन की बात की गई है कि जो भी एग्रीकल्चरल एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं देश में और उससे एलाइड मतलब रिलेटेड जितने भी डिसिप्लिन हैं उनको रिवाइव किया जाएगा। यहाँ पर एक स्टेटिस्टिक भी हाईलाइट किया गया है कि हमारे देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है उसका सिर्फ 9% यूनिवर्सिटीज़ हमारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं। और उस 9% यूनिवर्सिटीज़ में भी जब बच्चे एडमिशन लेने आते हैं तो लेस देन 1% में एनरोल होते हैं हायर एजुकेशन में। तो क्या हो रहा है कि हमें क्या कहाँ पे काम करना है? कैपेसिटी एंड क्वालिटी हमें दोनों बढ़ानी पड़ेगी ताकि हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाए। और वो कैसे बढ़ेगी? थ्रू बेटर स्किल्ड ग्रेजुएट्स एंड टेक्नीशियंस। जब हम अपने स्टूडेंट्स को स्किल करेंगे, टेक्नीशियंस ऐसे बनाएंगे, रिसर्च लाएंगे और मार्केट बेस्ड एक्सटेंशन देंगे लिंक टू टेक एंड प्रैक्टिसेस। यहाँ पे एक और बात कही गई है कि जो एग्रीकल्चरल एजुकेशन का डिज़ाइन है वो अब प्रोफेशनल्स को डेवलप करने की टुवर्ड शिफ्ट करेगा ताकि प्रोफेशनल्स जो हैं, जो पास आउट जो ग्रेजुएट करें, वो अपना लोकल नॉलेज इस्तेमाल कर सके, अपना ट्रेडिशनल नॉलेज इस्तेमाल कर सके और नई आने वाली आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सके ताकि वो डिक्लाइनिंग लैंड प्रोडक्टिविटी जैसे इश्यूज़, क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज़, फूड सफिशिएंसी जैसे इश्यूज़ को वो एक्चुअली में सॉल्व कर सके। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 20.3 पैराग्राफ में कि ATP बनाए जाएंगे, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी पार्क बनाए जाएंगे जहाँ पर टेक का इंक्यूबेशन होगा और टेक का डिसेमिनेशन होगा ताकि जो भी सस्टेनेबल मेथडोलॉजीज आप सोच रहे हैं उसको पहले टेस्ट किया जा सके, उसके बाद उसको फील्ड पे इम्प्लीमेंट किया जा सके। 20.4 पॉइंट में क्या लिखा गया है? देखो, लीगल एजुकेशन नीड्स टू बी कंपेरेटिव ग्लोबली। लीगल एजुकेशन की यहाँ बात की गई, यहाँ पे उन सभी कॉलेजेस के बारे में बात किया गया है जो LLM, LLB, BA-LLB इस तरह के कोर्सेज रन कर रहे हैं। तो ऐसे यूनिवर्सिटीज, ऐसे कॉलेजेस को क्या करना है? दे हैव टू अडॉप्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस, दे हैव टू एम्ब्रेस न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर वाइडर एक्सेस टू एंड टाइमली डिलीवरी ऑफ जस्टिस।
और साथ ही साथ इन सभी यूनिवर्सिटीज़ को जो लीगल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं इनको इल्यूमिनेट करना है विद कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ ऑफ जस्टिस, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो। और इन सभी ये इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्ट करना है टुवर्ड्स नेशनल रिकंस्ट्रक्शन, मतलब देश को जो है हमें एक तरफ साथ में लेके आना है थ्रू इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी, थ्रू रूल ऑफ लॉ एंड थ्रू ह्यूमन राइट्स। और जो लीगल स्टडीज़ का करिकुला है, जो उसका करिकुलम, जो सिलेबस है, वो ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे देश के सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को रिफ्लेक्ट करे इन एन एविडेंस बेस्ड मैनर, हमारी लीगल थिंकिंग की जो हिस्ट्री है उसको हाईलाइट करे, जस्टिस के प्रिंसिपल्स पे फोकस करे, प्रैक्टिस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड अदर रिलेटेड कंटेंट अप्रोप्रिएटली एंड एडिक्वेटली। स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो ऑफर कर रहे हैं लॉ एजुकेशन, उनको ये कंसिडर करना है कि बाईलिंगुअल एजुकेशन में आपको पढ़ाई करानी है। डू यू नो व्हाट इज बाईलिंगुअल एजुकेशन? मतलब 2 भाषाओं में। तो एक तो इंग्लिश में तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, और एक जिस भी स्टेट में आपका इंस्टीट्यूशन या आपका कॉलेज है जहाँ पर आप लॉ के कोर्सेज चला रहे हैं, उस स्टेट में जो भी भाषा बोली जाती है उस भाषा में आप वो कोर्स चलाएंगे। 20.5 पॉइंट में देखिए, हेल्थ केयर एजुकेशन नीड्स टू बी री एनविजन्ड। जो हेल्थ केयर एजुकेशन है, जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो ऐसे कॉलेजेस हैं जो हेल्थ केयर वाले कोर्सेज कराते हैं, उन कोर्सेज का, उस एजुकेशन का ड्यूरेशन, उसका स्ट्रक्चर, उसका डिज़ाइन दोबारा से री एनविजन किया जाएगा ताकि जो इंडस्ट्री लेवल रिक्वायरमेंट्स है उसको मैच कर सके। यहाँ पर ये लिखा गया है, स्टूडेंट्स विल बी असेस्ड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन वेल डिफाइंड पैरामीटर्स प्राइमरीली रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग इन प्राइमरी केयर एंड इन सेकेंडरी हॉस्पिटल्स। यानी कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो हेल्थ केयर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, वो उनका असेसमेंट होगा एट रेगुलर इंटरवल्स, और इन पैरामीटर्स पे होगा जो एक्चुअली में सेकेंडरी हॉस्पिटल एंड प्राइमरी हेल्थ केयर में चाहिए होता है। तो इंडस्ट्री रेलेवेंट पैरामीटर्स होंगे। ये नहीं आप अपने हिसाब से कोई पैरामीटर्स बना के बच्चों को क्लियर कर देते हैं और बाद में जब इंडस्ट्री में एक्चुअली में बच्चे हॉस्पिटल में काम करने जाते हैं देन दे आर लाइक लैकिंग स्किल्स। गिवन दैट पीपल एक्सरसाइज प्लूरलिस्टिक चॉइसेस इन हेल्थ केयर, आवर हेल्थ केयर एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी इंटीग्रेटिव। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप एलोपैथिक मेडिकल एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आयुष होनी चाहिए। व्हाट इज आयुष? आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। और अगर आपके पास आयुष का पूरा आप उसको डिटेल में स्पेशलिटी में पढ़ाई कर रहे हो तो आपको बेसिक एलोपैथिक मेडिकल एजुकेशन का भी ओवरव्यू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वाइस वर्सा लिखा गया है। देयर शैल ऑल्सो बी मच ग्रेटर एम्फेसिस ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड कम्युनिटी मेडिसिन। और 2 पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे ध्यान दिया जाएगा और कम्युनिटी मेडिसिन पर भी यहाँ पर हाईलाइट किया जाएगा। अब आ जाओ 20.6 पॉइंट में, जो कि लास्ट पॉइंट है आपका प्रोफेशनल एजुकेशन में। यहाँ पर बात हो रही है टेक्निकल एजुकेशन की। जितने भी कॉलेजेस हमारे देश में हैं जो इंजीनियरिंग के कोर्स चला रहे हैं, बीटेक, एमटेक, जो टेक के कोर्सेज चला रहे हैं, कोई भी बैचलर्स एआई दिस दैट, मैनेजमेंट कोर्सेज चला रहे हैं, बीबीए, बीएमएस, एमबीए, आर्किटेक्चर करा रहे हैं, बीआर्क, एमआर्क, फार्मेसी करा रहे हैं, बी फार्मा, एम फार्मा, होटल मैनेजमेंट करा रहे हैं, बीएचएम, केटरिंग टेक्नोलॉजी के बैचलर्स एंड मास्टर्स कोर्सेज, इन सबको एक्नॉलेज किया गया कि भारत के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत क्रिटिकल है। लेकिन यहाँ पर ये बोला गया है कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू क्लोजली कोलैबोरेट बिटवीन इंडस्ट्री एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू ड्राइव इनोवेशन एंड रिसर्च इन दीज फील्ड्स। इन सभी फील्ड्स में इनोवेशन को भी ड्राइव करना है और रिसर्च को भी ड्राइव करना है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे वो टेक है, चाहे वो मैनेजमेंट है। यहाँ पर एक और बात कही गई है इस पॉइंट में, इन्फ्लुएंस ऑफ टेक ऑन ह्यूमन एंडेवर्स इज एक्सपेक्टेड टू इरोड द साइलोज बिटवीन टेक एंड अदर डिसिप्लिन्स। इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इसका मतलब क्या है? इन्फ्लुएंस ऑफ टेक ऑन ह्यूमन एंडेवर्स। हम जो भी कर रहे हैं एज ह्यूमन बींग्स, उसके ऊपर जो टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट हो रहा है उससे क्या होगा, साइलोज जो है वो इरोड होंगे। अब साइलोज क्या होता है? साइलो मतलब जब भी एक कंपनी के अंदर 2 डिपार्टमेंट जो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने लग जाए और उनके बीच में बिल्कुल कम्युनिकेशन खत्म हो जाए तो वो साइलो क्रिएट हो जाता है वहाँ पे। लेकिन हम अपने इंस्टीट्यूशंस में, अपने देश के इंस्टीट्यूशंस में, हमें टेक्निकल एजुकेशन और बाकी डिसिप्लिन्स में कोई साइलो नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स सारे डिसिप्लिन्स की रिस्पेक्ट करें और सभी डिसिप्लिन से कुछ ना कुछ सीखें, एंड एक्चुअली दे शुड बी एबल टू लिंक व्हाट दे आर लर्निंग टू व्हाट अदर्स आर लर्निंग, देन ओनली द रियल लर्निंग विल हैपन। Technical education will thus also aim to be offered within multidisciplinary education institutions and programs। और इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिया को लीड लेनी पड़ेगी इन प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल्स। हमें नए नए टेक्नोलॉजीज में भी बच्चों को ट्रेन करना है, स्टूडेंट्स को हमें ट्रेन करना है, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, 3D मशीनिंग, बिग डेटा हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, जेनोमिक स्टडीज हो गया, बायोटेक, नैनोटेक, न्यूरो साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सबके एप्लीकेशंस है हेल्थ में, एनवायरनमेंट में, सस्टेनेबल लिविंग में। और ये हमारे
युवा की एम्प्लॉयबिलिटी को एनहांस करने में बहुत मदद करेगा अगर इन सब पे वैल्यू एडिशन कोर्सेज, CPDs, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती रहे स्टूडेंट्स के लिए अंडर ग्रेड स्टडीज़ में। तो इस तरीके से पूरा प्रोफेशनल एजुकेशन का अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे दी गई है। आई होप सबको क्लैरिटी हो गई। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 21 अडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इसमें क्या बताया गया? 21.1 पॉइंट पे फोकस कीजिए। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो लिटरेसी रेट है और पर कैपिटा GDP है, इनके बीच में एक ज़बरदस्त एक्सट्रीमली हाई कोरिलेशन है। मतलब अगर लिटरेसी रेट हाई जाएगा तो पर कैपिटा GDP भी आपका ऊपर जाएगा। ये इस पॉइंट का क्रक्स है। लेकिन हम इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है कि हर सिटीजन का, हर नागरिक का ये बेसिक राइट माना जाए कि उसको फाउंडेशनल लिटरेसी आती है, यानी कि लेटर पढ़ने आते हों, नंबर पढ़ने आते हों, बेसिक फोनेटिक्स, साउंड कैसे बोला जाता है शब्द को, वो आता हो। ऑब्टेन एन एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई की हो बेसिक, एंड परस्यू अ लाइवलीहुड, और अपना जीवन यापन करने के लिए उसके पास कोई ना कोई संसाधन जरूर होने चाहिए। सिटीजन का एक बेसिक राइट हम व्यू करेंगे। तो इसके लिए, क्योंकि हम एडल्ट एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एडल्ट्स कौन होते हैं? जो 18+ होते हैं, ठीक है। तो एडल्ट एजुकेशन में हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई पहले नहीं करी, लेकिन बाद में वो पढ़ना लिखना चाहते हैं बिकॉज दे रियलाइज कि अब हमको लाइफ में आगे कुछ करना है। तो ये उस पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अब आ जाओ 21.2 पॉइंट पे। यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर पहले पॉइंट पे था कि जितने ज़्यादा लिटरेट आप होंगे उतना आपका GDP बढ़ेगा। सेकेंड पॉइंट में ये लिखा गया है कि अगर आप एक नॉन लिटरेट मेंबर हैं कम्युनिटी के, किसी भी कम्युनिटी के आप एक नॉन लिटरेट मेंबर हैं जहाँ पर आप साक्षर नहीं हैं, तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं? उसके डिसएडवांटेजेस यहाँ पे गिनाए गए हैं। पहला डिसएडवांटेज है बेसिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आप नहीं कर पाएंगे। कोई भी व्यक्ति जो अनपढ़ है, जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, जो साक्षर नहीं है, दैट पर्सन कैन नॉट डू एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बैंक में जाके भी उसको बहुत हेल्प चाहिए होती है। हाउ टू फिल आउट अ फॉर्म, पासबुक कैसे निकालते हैं, बैलेंस कैसे चेक करते हैं, चेकबुक कैसे लेते हैं, बेसिक चीज़ें नहीं आएंगी अगर बेसिक पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है। सेकेंड चीज़ है कंपेयर द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज्ड अगेंस्ट द प्राइस चार्ज। दुकान पे जाएगा, उसको नहीं पता चलेगा कि कितने का मुझे सामान बेचा है और उसका क्वालिटी क्या है। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो ही कैन वेरी इजीली मेक आउट कि कोई मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है कि नहीं। देन फिल आउट फॉर्म्स टू अप्लाई फॉर जॉब। आपको नौकरी के लिए अप्लाई करना है, इंग्लिश में तो अप्लाई करोगे या हिंदी में करोगे, मैक्सिमम तो इंग्लिश में ही करना पड़ता है। लेकिन फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी, जॉब अप्लाई करने के लिए भी फॉर्म को भरना पड़ता है। फॉर्म को भरने के लिए साक्षर होना, लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है। लोन अप्लाई करना है, आपको घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, कुछ भी आपको काम करना है अपने लिए, या अपने कोई बिजनेस को फंड करना है, तो उसके लिए भी आपको साक्षर होने की रिक्वायरमेंट है। कोई भी सर्विसेज आपको अवेल करनी है तो उसके लिए भी आपको बेसिक साक्षरता आपको पता होनी चाहिए। नाउ कॉम्प्रीहेंड पब्लिक सर्क्यूलर्स एंड आर्टिकल्स इन द न्यूज़ मीडिया। मीडिया में कोई नया आर्टिकल छपा, कोई सर्क्यूलर आया, तो उसको भी समझने के लिए साक्षरता की रिक्वायरमेंट है। यूज़ कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल टू कम्युनिकेट एंड कंडक्ट बिजनेस। अगर आपको बिजनेस कंडक्ट करना है तो उसके लिए भी आपको ईमेल चलाना है। तो ईमेल की कितनी बार, मैं भी एज अ ट्रेनर इतने ट्रेनिंग्स हम कराते हैं कि भाई ईमेल लिखना सीखो, स्टूडेंट्स के लिए भी, बाहर एडल्ट्स के लिए भी। क्यों? बिकॉज ईमेल अगर आज के ज़माने में अगर आपको नहीं लिखना आता है तो फिर कैसे हम काम करेंगे आगे। इंटरनेट YouTube करना भी एक सीखना, उसको बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आज के ज़माने में AI आ गया है, जनरेटिव AI है। अब आज के ज़माने में किसी को अगर AI टूल या ChatGPT या क्लॉड AI ये सब नहीं चलाना आता है तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। कैसे करोगे बेसिक काम, राइट? अभी मैं सुबह लिंक्डइन पर पढ़ रही थी, एक रिपोर्ट में भी लिखा था दैट these days companies are looking for people who have AI skills which means who are AI literate। तो अब लिटरेसी भी, लिटरेसी के भी अब नए नए टाइप्स आ गए हैं, तो हमें वी हैव टू बी रियली अलर्ट ऑन दैट। नाउ 21.3 पॉइंट में क्या लिखा गया? यहाँ पर बताया गया है कि ऐसी बहुत सारी एक्सटेंसिव स्टडीज़ ने बताया है कि वॉलंटियरिज्म एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और मोबिलाइजेशन से अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम जो है बड़े हिट हो जाते हैं, बड़े सक्सेसफुल हो जाते हैं। ना व्हाट इज़ वॉलंटियरिज्म? वॉलंटियरिज्म मतलब कि लोग सामने से आके वॉलंटियर करें कि हम हेल्प करेंगे एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स में, हम वॉलंटियर करेंगे विदाउट गिविंग देम एनी फाइनेंशियल और मॉनेटरी रिवॉर्ड। तब भी अगर लोग करना चाहें अपने देश के लिए, अपने नेशन बिल्डिंग के लिए, तो इट्स ग्रेट। एंड ऐसे बहुत सारे लोग हमारे देश में होते हैं हु आर विलिंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज देव गॉट टाइम, बट दे डोंट नो कि अभी यहाँ पे कुछ प्रोग्राम हो भी रहा है कि नहीं। सो दे डोंट नो वेयर टू एक्चुअली गो एंड वॉलंटियर। सो यहाँ पर यही हाईलाइट किया गया है कि वॉलंटियरिज्म क्या होता है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट क्या होती है, और इसको हमें कैसे करना है इन कंजंक्शन विद पॉलिटिकल विल। मतलब सरकार के साथ, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को देखते हुए, फाइनेंशियल सपोर्ट को देखते हुए हमें इसे एग्जीक्यूट करना है, इसे हमें एक्चुअली में इंप्लीमेंट करना है। अब नेशनल लिटरेसी मिशन जो है, जो 1988 में लॉन्च हुआ था, तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो नेशनल लिटरेसी मिशन जो लॉन्च हुआ है,
इससे नेशनल लिटरेसी जो है बहुत बड़ी थी 1951 से 2011 के बीच में, और स्पेशली अमंग विमेन, औरतों के बीच में काफ़ी बड़ी थी लिटरेसी, एंड ऑल्सो इनिशिएटेड डायलॉग एंड डिस्कशंस ऑन पर्टिनेंट सोशल इशूज द डे। तो इससे डायलॉग एंड डिस्कशंस में भी बढ़ोतरी हुई है। 21.4 पैराग्राफ में क्या बताया गया है, यहाँ पे ये बताया गया कि अगर आपको 100% लिटरेसी अचीव करनी है तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग और इनोवेटिव गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हमें फैसिलिटेट करने पड़ेंगे। 21.5 पैराग्राफ में आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे बताया गया है कि एनसीईआरटी का क्या काम है इन टर्म्स ऑफ एडल्ट एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे बताया गया है कि एडल्ट एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जो कि एनसीईआरटी बनाएगी, ठीक है। और ये किस पे बेस्ड होगा, ये 5 तरह के प्रोग्राम पे बेस्ड होगा। उसके आउटकम्स क्या है, पहला फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो जो करिकुलम, जो सिलेबस है एडल्ट एजुकेशन का, उसमें फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पक्का आएगा। क्रिटिकल लाइफ स्किल्स आएंगे। क्रिटिकल लाइफ स्किल्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी, ठीक है, डिजिटल लिटरेसी हो गया, डिजिटल काम करना आना चाहिए, कमर्शियल स्किल्स आने चाहिए, बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैंडल करने, हेल्थ केयर एंड अवेयरनेस आना चाहिए, चाइल्ड केयर, बच्चे की केयर कैसे करते हैं, एजुकेशन, फैमिली वेलफेयर के बारे में, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। नंबर सी में क्या है, वोकेशनल स्किल्स डेवलपमेंट, ये भी सिलेबस में इंक्लूड होगा। नंबर डी में क्या है, बेसिक एजुकेशन, प्रेपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेज की इक्विवेलेंट पे आपको पढ़ाई कराई जाएगी। एंड ई पॉइंट इज कंटिन्यूइंग एजुकेशन, जो कि आपकी एडल्ट एजुकेशन कोर्सेज कराए जा सकते हैं आपको आर्ट में, साइंस में, टेक, कल्चर, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन, राइट। The framework would keep in mind that adults in many cases will require rather different teaching learning methods। यहाँ पे ये बताया गया है कि क्योंकि अब हम एडल्ट एजुकेशन की बात करें तो जैसा हम बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे हम एडल्ट्स को नहीं पढ़ा सकते, बिकॉज अडल्ट लर्निंग के अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, अपने रूल्स होते हैं उनको। बिकॉज जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, दैट adults are accountable people, they want to take responsibility for their own learning। तो अगर आप उन्हें कुछ टास्क देंगे तो they will definitely do it, unlike children जहाँ पे बच्चे जो हैं they tend to ignore the instructions given by the teacher usually। So there are multiple principles of andragogy, which means training and teaching adults, right। 21.6 पॉइंट में यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, 21.6 पॉइंट में ये बताया गया है कि सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए एडल्ट लिटरेसी के लिए। लोगों को पढ़ाना है, बड़े लोगों को पढ़ाना है, 18+ को पढ़ाना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आईसीटी इक्विप्ड क्लासरूम्स चाहिए, ठीक है। और एईसी बनाए जाएंगे। व्हाट आर एईसी, एडल्ट एजुकेशन सेंटर बनाए जाएंगे, जहां पर 18+ लोग एक्चुअली पढ़ाई कर सकते हैं। 21.7 पॉइंट में क्या बताया गया, जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं, जितने भी पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उनको ये करिकुलम फ्रेमवर्क जो है डिलीवर करना है। और कैसे डिलीवर करेंगे, उनकी पहले खुद ट्रेनिंग होगी नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल रिसोर्स सपोर्ट इंस्टीट्यूशंस के साथ। पहले उनको ट्रेन किया जाएगा कि अडल्ट्स को एक्चुअली में ट्रेन कैसे करते हैं, या फिर HEIs जो हैं, या फिर नहीं और HEI मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो क्वालिफाइड कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जो वॉलंटियर करना चाहते हैं, या फिर जो किसी एक्सचेंज ऑफ एनी रिवॉर्ड और एनी रिकॉग्निशन दे वांट टू डू समथिंग, दे कैन ऑल्सो कम फॉरवर्ड एंड दे कैन कंट्रीब्यूट टू द लोकल कम्युनिटीज़, जहाँ पे वो 1-to-1 वॉलंटियर बन सकते हैं, जहाँ पे वो 1-to-1 ट्यूटर बन सकते हैं, जहाँ पे वो एडल्ट लिटरेसी के इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, और बदले में दे विल बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर क्रिटिकल सर्विस टू द नेशन, ठीक है। इसके साथ साथ ऑब्वियसली NGOs की हेल्प तो ली जाएगी। 21.8 पैराग्राफ में देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो AECs होंगे वो उनको कौन कनेक्ट करेगा, सोशल वर्कर्स या काउंसलर्स। तो यहाँ पे पढ़ लेते एक बार, सोशल वर्कर्स काउंसलर्स ट्रैवलिंग थ्रू देयर कम्युनिटीज टू ट्रैक एंड इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ नॉन एनरोल्ड स्टूडेंट्स एंड ड्रॉप आउट्स विल बी रिक्वेस्टेड ड्यूरिंग द ट्रैवल्स टू गैदर डेटा ऑफ पेरेंट्स, एडोलेसेंट्स एंड अदर्स। तो जितने भी लोग अडल्ट एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ में इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो माँ बाप हैं, एडोलेसेंट्स हैं, तो उनका पूरा जो है पार्टिसिपेशन नोट किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा बाय सोशल वर्कर्स एंड काउंसलर्स। नाउ 21.9 पॉइंट में क्या बताया गया, यहाँ पर फोकस है बुक्स पर, किताबों पर, कि जितनी भी पब्लिक लाइब्रेरीज हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ है, पब्लिक लाइब्रेरीज है, वहाँ पे किताबों का जो रिपोजिटरी है उसको एनरिच किया जाएगा। जो किताबें नहीं अवेलेबल हैं उसको लाई जाएंगी, और किताबों को रिवाइज भी किया जाएगा एज पर अपडेटेड रीडिंग नीड्स, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट, इसी को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि बुक्स अच्छी होनी क्यों ज़रूरी है, बिकॉज करियर पाथवेज लोगों को चूज़ करने होते हैं। CPD मतलब कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए किताबों का होना बहुत ज़रूरी है, खासतौर से सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज लोगों के लिए, हु डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ फैसिलिटीज टू एक्चुअली एक्सेस दीज थिंग्स एट देयर होम्स, राइट। सो दे नीड टू गो टू पब्लिक लाइब्रेरीज टू एक्सेस दिस काइंड ऑफ बुक्स। 21.10 पॉइंट क्या बोलता है, फाइनली टेक विल बी लेवरेज टू स्ट्रेंथन एंड इवन अंडरटेक द अबव इनिशिएटिव्स। टेक के बिना तो आज के ज़माने में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्वालिटी टेक बेस्ड ऑप्शंस चाहिए हमें, अच्छी ऐप्स चाहिए हमको, हमें ऑनलाइन कोर्सेज मॉड्यूल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, सैटेलाइट बेस्ड TV चैनल्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे, ऑनलाइन किताबें यूज़ करनी पड़ेंगी, ICT इक्विप लाइब्रेरीज यूज़ करनी पड़ेगी, एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स को हमें जो है डेवलप करना पड़ेगा थ्रू सरकार के इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड फिलांथ्रोपिक
जो एक्चुअली में ह्यूमैनिटी के लिए काम करना चाहते लोग, या तो आप क्राउड सोर्सिंग से करवा लो, कॉम्पिटिशन से करवा लो, या फिर आप डायरेक्ट गवर्नमेंट फंडिंग से भी उसे इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर अडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स डिस्कस हुई हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के चैप्टर्स जो हैं चैप्टर नंबर 22, 23 एंड 24 को डिस्कस करूंगी, जो कि हमारे पार्ट 3 अदर की एरियाज ऑफ फोकस में है। आई एम श्योर कि आप लोगों ने मेरी बात सुनी है ध्यान से 15-20 मिनट। आपके कोई भी डाउट्स हैं या आपको कोई भी फीडबैक है अबाउट दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर इन द कमेंट्स। आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो। अगर आपको किसी भी प्रकार से इस वीडियो से आपकी प्रिपरेशन में, आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा बोलते हैं ना उसको, इट हैज़ गॉट इनहैंस्ड और इम्प्रूव, लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे।